राखी हमेशा घर के कामों में लगी रहती थी। सुबह से लेकर रात तक वही सफाई करती, खाना बनाती और बाकी सभी का ध्यान रखती। उसकी बड़ी बहनें लीला और पूजा दिन भर सजने संवरने और गपशप करने में ही व्यस्त रहती। दीदी, तुम लोगों का तो दिन भर बस सजना संवरना और बातें करना है, क्या जरा भी मदद नहीं कर सकती? राखी ने चिढ़ते हुए कहा। लीला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे राखी, तुझे इतनी जल्दी गुस्सा क्यों आ रहा है? तू तो हमारी छोटी बहन है। अगर बहनों के लिए थोड़ा बहुत कर भी रही है तो इसमें इतनी नाराजगी की क्या बात है? पूजा ने भी हंसते हुए कहा। सही कहा, घर का सारा काम तो तू ही करती है, तो फिर इतना गुस्सा क्यों हो रही है? तेरे जैसे काम हम कैसे कर सकते हैं? राखी को यह सुनकर और गुस्सा आ गया। वह जानती थी कि उसकी बहनें जानबूझकर उसे परेशान कर रही थीं। तुम लोग इंसान नहीं चुड़ैल हो, बस खाने के अलावा कुछ नहीं आता। इस घर में रहना अब अच्छा नहीं लगता, राखी ने गुस्से में कहा और वहां से चली गई। लीला और पूजा ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिला दिया। आजकल बहुत ज्यादा सिर चढ़ गई है, इसे थोड़ा काबू में रखना होगा, नहीं तो यह हमारी बात मानना ही बंद कर देगी। राखी का भाई आदित्य अपने कमरे में बैठा था कि उसकी माँ आई और बोली, बेटा, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, अब कब तक ऐसे चलेगा? अब तो मुझे एक बहू लानी ही होगी। आदित्य ने झुंझलाकर जवाब दिया, माँ, फिर से वही बातें, रोज रोज यही सुनता रहता हूँ। जब तक मुझे कोई अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, मैं किसी को घर नहीं लाऊंगा। अच्छी लड़की क्या पेड़ पर उगती है, ढूंढनी पड़ती है। अगर मैं अचानक मर जाऊं तो तुझे कौन खिलाएगा? आदित्य मुस्कुराया और बोला, माँ, तुम हमेशा अच्छी बातें क्यों सोचती हो? कभी यह भी सोच के देखो कि अगर शादी के बाद वह मुझे ही खाना ना दे तो क्या कर लेंगे? महल में मंत्री देवराज और माधव एक गुप्त योजना बना रहे थे। सुनो मंत्री जी, अब राजा के खजाने से थोड़ा और सोना निकालना होगा। पैसे भी कम होते जा रहे हैं और हमें अपनी तस्करी के काम को बढ़ाना होगा। मंत्री देवराज मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन ज्यादा जोखिम लेना ठीक होगा क्या? अगर राजा को खबर लग गई तो मुसीबत हो जाएगी। माधव ने हंसते हुए कहा, राजा को कुछ पता नहीं चलेगा। पहले भी हमने बहुत कुछ ले लिया, इस बार भी ले लेंगे। सही कहा, राज्य के लोग हमें राजा के वफादार समझते हैं, लेकिन असल में हम सबसे बड़े तस्कर हैं। एक दिन राखी जंगल में लकड़ियां काट रही थी कि उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। राखी दौड़कर गई और देखा कि एक लड़की नदी के पास मगरमच्छ के चंगुल में फंसी हुई थी। हिलना मत, मैं आ रही हूं। राखी ने साहस जुटाया और किसी तरह लड़की को बचा लिया। लड़की कांपते हुए बोली, तुम कितने बहादुर हो, एक पल के लिए भी डरी नहीं। राखी मुस्कुराई, डर तो लगा था, लेकिन तुम्हें बचाना जरूरी था। लड़की ने कहा, मेरा घर पास के गांव में है, मैं कभी कभी यहाँ आ जाती हूँ, क्योंकि घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली और राखी को महसूस हुआ कि बाहर की दुनिया में भी उसकी तरह लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। राजा अपने दरबार में परेशान बैठे थे। राज्य में तस्करी चल रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। राजा ने अपने मुख्य सेनापति से कहा, महाराज, हमें कोई विश्वसनीय व्यक्ति चाहिए जो इस पर नजर रख सके। सही कहा, लेकिन किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं? राजा ने गहरी सांस ली। लीला और पूजा बाजार में तस्करों की बात सुन लेती हैं और यह सोचती हैं कि क्यों न इससे फायदा उठाया जाए। अगर हम देवराज को पकड़कर ब्लैकमेल करें तो हमें सोने की मुद्राएं मिल सकती हैं। राखी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। तुम लोग लालच मत करो, यह गलत है। अगर तुझे हमारी योजना पसंद नहीं तो अलग रह। लीला ने राखी को धमकाया। राखी समझ गई कि अब उसे महाराज से मिलकर सच बताना होगा। राखी ने महल जाकर महाराज को सारी सच्चाई बता दी। महाराज, आपके मंत्री देवराज और माधव लंबे समय से तस्करी कर रहे हैं। मेरी बहनें भी इसमें शामिल हो गई हैं। राजा चौंक गए। असंभव, हमारे सामने यह सब हो रहा था और हमें पता ही नहीं चला। महाराज ने तुरंत सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, मंत्री देवराज और माधव को गिरफ्तार करो। मंत्री देवराज और माधव को रंगे हाथों पकड़ा गया। महाराज, हमें माफ कर दीजिए, उन्होंने गिड़गिड़ाया। नहीं, तुम्हें तुम्हारे अपराधों की सजा मिलेगी, महाराज ने क्रोधित होकर कहा। लीला और पूजा को भी उनकी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने राखी से माफी मांगी। राखी ने मुस्कुराकर कहा, अब यह मत भूलना कि बुराई का अंत हमेशा बुराई से ही होता है। राज्य में न्याय की जीत हुई
और राखी को उसके साहस के लिए सम्मानित किया गया।